Hi everyone, myself Shafa Rahman, MBBS student from IJMS Patna, and welcome to Metabacillus. So this is first lecture of ninth bio, और हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे नाइन्थ की जर्नी सेल हो गया। उसके बाद जो जो चीज़ें, तो पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा सेल। और ये तो फर्स्ट चैप्टर है तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है, इसमें बस बेसिक चीज़ें की बात करेंगे हम लोग। सेल में क्या क्या है, नहीं है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर, सेल के शेप्स क्या क्या हैं, सेल का डेफिनेशन क्या क्या है, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है। सेल का डेफिनेशन तो हाँ सबको आना चाहिए। फिर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी हम लोग इसमें अभी पढ़ेंगे, और वो अभी सेम चीज़ नाइन्थ की बुक में भी है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगेन वेरी फ्रेश एंड वार्म वेलकम टू मेटाबैसिलस। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल सेल चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेल, और इसका जो हेडिंग आता है वो हम लोग लिखते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि लाइफ, जैसे कि ये पूरा ग्लोब है, वर्ल्ड है, तो उसे बेसिक ह्यूमन क्रिएचर हुआ एक चीज़। वैसे ही हमारे जो लाइफ का जो सबसे बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है, वो है सेल। तो ये पहला जो लाइन होता है सेल के बारे में, वही लिखा होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पहला साइंटिस्ट का जो नाम हमारे पास आता है वो आता है रॉबर्ट हुक। इस साइंटिस्ट में स्पेशलिटी क्या है? पहली बार जिस इंसान ने सेल को देखा, पहली बार जो इंसान बता सका कि जो लाइफ की सबसे छोटी चीज़ है, जिस चीज़ से ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, हमारी सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो सेल होती है। तो उन्होंने देखा क्या, इन्होंने पहले डिस्क्राइब किया सेल को, और बातें शुरू हुई ऐसे कि सेल वर्ड जो आया है वो आया है सेलुला। ये जो है लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। जैसे कि पूरा घर जो छोटे छोटे रूम से बना हुआ है, तो वैसे छोटे छोटे सेल का जो मिला के कहेंगे स्ट्रक्चर, उसको बनाएंगे, वो बिल्डिंग बन जाता है, हाउस बन जाता है। तो वैसे ही कहा जाए, सेल जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको ऐड करके जो है पूरा क्रिएचर बनाया जा सकता है, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। तो रॉबर्ट हुक ऐसा क्या देख लिया था कि भला कह रहे यार, यही तो चीज़ है जिससे पूरा ह्यूमन या फिर समथिंग, कोई भी लिविंग क्रिएचर बना हुआ है। तो बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में कि आखिर में रॉबर्ट हुक ने किया क्या। तो रॉबर्ट हुक मस्त एकदम ये बात है कुल 90, नहीं 1665 की, इतनी पहले की बात है। 1665 की बात है। वो क्या किया, पहले वो बार्क लिया। अब पेड़ के बाहर जो वो जो बार्क निकला होता है, जो नॉन लिविंग मटेरियल होता है, वो उन्होंने उसको लिया। फिर उसको मस्त एकदम पतले से स्लाइस में काटा, और वो जो बार्क है ट्री का, ट्री का बार्क है, जो ट्री का बार्क है, उसमें से वो निकाला कॉर्क। एक्चुअली वो जो बार्क, उसी को हम लोग कॉर्क कहते हैं। जो है कॉर्क निकाला, ठीक है। तो कॉर्क निकाल के वो क्या किया, कॉर्क निकाल के उसको पतली से स्लाइस में काटा, और वो माइक्रोस्कोप में देखा। तो उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं होता था, तो उसने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से देखा, उन्होंने खुद से उस माइक्रोस्कोप को बनाया था। और वो बेसिकली बस उसमें दिख रहा था कि छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, और बस वो दिखा कैसा, दिखा इस तरीके का, बस छोटी छोटी बॉक्सेस थी, खाली खाली। खाली खाली क्यों था? इतना तो पता होगा सबको कि सेल के अंदर जो चीज़ें दिखती है गोल सी, वो होता है न्यूक्लियस, लेकिन इसमें न्यूक्लियस भी नहीं था। क्यों नहीं था? कोई बता सकता है क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो बार्क है ये नॉन लिविंग है।
और नॉन लिविंग के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है। तो ये सेल हुआ हमारा, एक एक जो वो पार्ट है वो है सेल। ठीक है, लिटिल मिट्टी कटना पड़ गया था, बच गया था, तो ये सेल हो गया। और हाँ, उन्होंने अपने इस बात को पब्लिश किया था एक बुक में। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो क्या किया रॉबर्ट हुक जो है वो पेड़ से कॉर्क निकाला, बाग जो नॉन लिविंग थिंग था उसको सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि बस सेल जो छोटी छोटी चीज़ों का बना हुआ है, छोटा छोटा ये जो कंपार्टमेंट का बना हुआ है, इसको मिला मिला के पूरा लिविंग क्रिएचर बनता है। ये बात है 1665 की, बहुत पुरानी बात है, ये पता होना चाहिए। नॉन लिविंग था तो इसमें कुछ दिखा नहीं। और जिस जिस बुक में उन्होंने पब्लिश किया था उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल का डेफिनेशन, जो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेल का डेफिनेशन 9 क्लास में याद किए थे, आज भी हमको वो याद है। और सबको ऐसे ही होना चाहिए कि हाँ, जो 9 क्लास में याद किए वो आज भी याद हो सेल का डेफिनेशन। तो सेल का डेफिनेशन ये है, सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ पढ़े नहीं पढ़ा, चल पढ़ लिख लेते हैं। सेल इज डिफाइंड as the structural and functional unit of life। लाइफ मतलब क्या हुआ? लाइफ मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम है। स्ट्रक्चर की बात क्यों करें? क्योंकि हम लोग जो जिस सबसे बेसिक चीज़ से, जो सबसे छोटी चीज़ से बने हुए वो सेल है। तो सेल इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर। और फंक्शनल क्यों? क्योंकि वो छोटी चीज़ है, उसमें फंक्शन हो रहा है, उसमें सारी चीज़ें हो रही है, उसमें से खाना बन रहा है, खाना डिस्ट्रॉय हो रहा है, एक्सक्रिएशन हो रहा है, रिस्पिरेशन हो रहा है। इसलिए वो बेसिक चीज़ को कहा जाएगा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ये सबके रटा होना चाहिए ये डेफिनेशन बिल्कुल कभी नहीं भूलना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे और सारे साइंटिस्ट के बारे में। ये रॉबर्ट हुक के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे साइंटिस्ट की, जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक। एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है लिविंग सेल को देखा था। लिविंग सेल को, लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, जब लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे उस टाइम पे जो देखते थे उसमें चीज़ें दिखती थी, क्या दिखती थी? इसमें तो कोई न्यूक्लियस नहीं था ऊपर वाले में, इस वाले में। लेकिन अब की बात है तो हम लोग जो है ये न्यूक्लियस इसमें दिखेगा। न्यूक्लियस दिखा तो पता चल गया कि ये लिविंग है। और लिविंग इन्होंने स्पर्म में देखा था। स्पर्म स्पर्म इज अ सेल, नहीं, स्पर्म स्पर्म में उन्होंने देखा कि अरे यार ये जो है ये लिविंग है। और रॉबर्ट हुक जो है नॉन लिविंग में देखे थे। ठीक है, अब आगे बात बढ़ते हैं। आगे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं, आगे हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन पे आएंगे। आगे साइंटिस्ट में आगे थर्ड साइंटिस्ट जिसका नाम है वो है रॉबर्ट ब्राउन। ये ब्राउन है तो क्या डिस्कवर किए हैं? ये ब्राउन है तो इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। ऐसे तो कोई कोरिलेशन नहीं है न्यूक्लियस में, लेकिन ये याद रहता है कि अरे अगर सेल को देखा जाए, सेल है तो सबसे डार्केस्ट चीज जो दिखती है ना वो न्यूक्लियस होता है। और काइंड ऑफ से बोल सकते हैं, चलो ठीक है इसको बना देते हैं हम लोग ब्राउन 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 ब्राउन। हम्म, ये हमारा न्यूक्लियस ब्राउन बन गया। तो हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। ठीक है, फोर्थ साइंटिस्ट की बात करेंगे, जे ई पुरकिंजी। P for Purkinje and P for protoplasm।
एक्चुअली इन सारे साइंटिस्ट का नाम याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि ये साइंटिस्ट क्या डिस्कवर किए, वो क्या डिस्कवर किए, इसलिए साइंटिस्ट का नाम, उनकी डिस्कवरी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जेई पुरकिंजी थे, वो प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किए। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जितना लिक्विड मटेरियल होता है ना, ब्लू बनाते चलो, जितना लिक्विड मटेरियल जितना भी है, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों ना हो गया हो, उसको हम लोग कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो जेगी पुरकिंजी, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म में डिस्कवर किए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएंगे हम लोग आएंगे, हाँ, यहाँ पे 4 साइंटिस्ट में हमारा जो है ये ख़त्म होता है साइंटिस्ट का। पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने नॉन लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम जो सेल दिखा था वो रॉबर्ट हुक को दिखा था। दूसरे जो थे वो एंटोन वॉन लिवेनहॉक, जो कि लिविंग सेल को देखे थे, और रॉबर्ट ब्राउन आया जो कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। फिर जेई पुरकुंजी आया जो कि पी फॉर पुरकुंजी एंड पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे साइंटिस्ट खत्म हुआ तो सांस में सांस आई, लेकिन यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था। ठीक है, उस थ्योरी का नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नीट में भी ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि हाँ, कौन से साइंटिस्ट है, कौन से पॉस्टुलेट इन्होंने दिया और कौन कौन से एरिया थे जिसमें लोग डिस्कवर किए थे। जिसमें थे 3 साइंटिस्ट, लेकिन स्टार्टिंग पहले 2 साइंटिस्ट आए थे, वो लोग अपना कुछ कुछ पॉस्टुलेट दिए और फिर थर्ड साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर बाद में अपना एक स्टेटमेंट दिया और फाइनली सेल थ्योरी कंप्लीट हुई। तो पहले हम लोग 2 साइंटिस्ट आए उनकी बात करेंगे। कोई अच्छा कलर लेता है, पर्पल लेता है। ठीक है, तो पहला साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है उनका नाम था 1838 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था माल्थियस क्लीडेन। ये जो थे जर्मन के साइंटिस्ट थे। एक्चुअली ये बॉटनिस्ट है। ठीक है, 1838 में, ईयर भी इम्पोर्टेंट याद करना इम्पोर्टेंट है। 1813 में हमारे साइंटिस्ट आए माथियस स्लीडन, जो कि जर्मन के साइंटिस्ट थे, और ये बॉटनी के साइंटिस्ट है तो ये बिल्कुल बॉटनी वाला लाइन देंगे। तो इन्होंने कहा था ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये तो पहले भी पता था कि प्लांट भी सेल से बना हुआ है, इनफैक्ट एनिमल्स से भी सेल से बना हुआ है, लेकिन ये बॉटनिस्ट है तो इन्होंने प्लांट के बारे में बताया। और स्टेटमेंट था ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब ठीक है, ये तो हो गया। अब एनिमल के बारे में कोई तो होना चाहिए जो एनिमल के बारे में बताना चाहिए। तो फिर बात है 1839, एक साल बाद साइंटिस्ट आए थियोडोर शॉन। ये साइंटिस्ट थे जर्मन के, और ये जो थे वो थे जूलॉजिस्ट। अब ये क्या कहें, अब ये आगे कहते हैं कि चलो ठीक है, एनिमल भी सेम सेल, बिल्कुल प्लांट सेल का बना हुआ है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने दोनों को इंक्लूड करते हुए स्टेटमेंट कहा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो उनका स्टेटमेंट थोड़ा लॉजिकल लगा, अच्छा लगा सुन के, चलो इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया चीज़ों में। ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड फ्रॉम सेल। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। ठीक है कि ठीक है, आपने ये बता दिया कि सेल है, लेकिन फिर सब लोगों के मन में आया कि अच्छा, सेल आया कहाँ से? सेल, क्या हम लोग सारे चीज़ों को मिला देंगे, दाल भात डालो तो सब्जी बन जाएगी, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं। वैसे ही हम ऐसा नहीं माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस लिए प्रोटोप्लाज्म मिला दिए तो सेल बन जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सेल बनने की ज़रूरत है कि वो पहले से आएगा। सेल
जो है अपने सेल से बनता है, अपने पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करता है और दो सेल में बन जाता है। बस यही है, यही स्टेटमेंट है कि जो सेल है वो अब बिल्कुल अपने पहले वाले प्रीवियस पेरेंट से बनकर आता है। वो सेल को हम और कोई तरीका नहीं जो सेल बनाया जाए। तो इन्होंने जो है, साइंटिस्ट का नाम फिर से इम्पोर्टेंट है, तो साइंटिस्ट का नाम इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है आर वर्डशो। ये भी जर्मन के बायोलॉजिस्ट है। इनका स्टेटमेंट था, ऑल सेल arise from pre-existing सेल। यहाँ प्री एग्जिस्टेंट किसकी बात हो रही है? वही पेरेंट की। जैसे एक सेल है वो डिवाइड करके दो बना, तो ये पेरेंट सेल जो है इसी को कहा गया प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसके जो दो डॉटर सेल आ गए। तो और कोई तरीका नहीं हमारे सेल बनाने का इसके अलावा। और एक स्टेटमेंट दिया गया है, ओमनी सेलुला ई सेलुली। ये बिल्कुल ये लाइन है एक्चुअली में, इसे रटना तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी ऐसा आया कि इसका क्या मतलब होता है, तो ये लाइन याद रखना इम्पोर्टेंट है, ओमनी सेलुले ई सेलुले। बस ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये स्टेटमेंट का मतलब है कि ऑल सेल जो है वो आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ पे खत्म हुआ? खत्म नहीं हुआ एक्चुअली में, हम लोग का पोस्टुलेट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्टुलेट डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी, सेल थ्योरी। तो इसका पोस्टुलेट्स है, एक्चुअली इसका फोर पोस्टुलेट्स है। पहला पोस्टुलेट की बात करें, ऑल ऑर्गेनिज्म कंप्राइज फ्रॉम सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि जितने लिविंग क्रिएचर है, ठीक है, हम लोग हो गए, वो सारे सेल के बने हुए, सारे हमारे बाल जो है वो सेल का बना हुआ है, ठीक है, हमारी बॉडी, हाथ पैर सब कुछ सेल का बना हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में बाल जो हमारा ग्रोथ होता है वो सेल का नहीं बना हुआ था। तो सेल का बना हुआ या तो हमारा बॉडी हो गया, हाथ पैर हो गया, फिर सेल का ग्रोथ का बना हो गया, जैसे कि हेयर्स हो गया। तो पहला स्टेटमेंट यही है, मतलब पहला पॉस्टुलेट यही है, और all organisms are composed of cell and its product। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप का होता है, तो एनाबॉलिक होता है तो कैटाबॉलिक होता है। एनाबॉलिक मतलब होता है बनना, कैटाबॉलिक मतलब फिर होता है टूटना। पहले ए आता है फिर बाद में सी आता है, तो ए फॉर एनाबॉलिक बनना, सी फॉर कैटाबॉलिक मतलब टूटना। ए फॉर एनाबॉलिक मतलब ये हो गया कि जब बन रहा है इसका मतलब सेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, बनने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है कि वाटर, CO2, ये सब मिला के जो है कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये जो सबसे बेसिक हम लोग जो प्रोसेस है ये भी सेल के अंदर होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर हुआ एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। और अब हम लोग बात करें कैटाबॉलिक का, जैसे कि हम लोग वो कार्बोहाइड्रेट को खाए, वो सेल ही जो कार्बोहाइड्रेट को लेगा, तोड़ेगा, अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, ये भी सेल के अंदर ही होता है। पेट में हो रहा है, कहाँ भी हो रहा है, हमारे हाथ पैर में, वो सब कुछ जो सेल के अंदर होता है। तो ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द सेल। ठीक है, अब दूसरा हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल आर वर्चो वाला ही है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट है कि ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ बेसिकली फ्रॉम अ सिंगल सेल। इसका क्या मतलब हुआ?
इतना तो पता होगा, रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े होंगे कि हाँ स्पर्म है, ओवा है, दोनों मर्ज होता है, दोनों फ्यूज होता है, फिर जायगोट बनता है। जायगोट, जायगोट वो पहला सेल है जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है किसी भी चीज़ की। या तो हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, सबके ऐसे ही होता है। तो ये स्टेटमेंट है कि ऑल लिविंग क्रिएचर स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट। उस सेल का क्या नाम है जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है, जब पे स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं, उसको कहते हैं जायगोट। ठीक है, यहाँ पे हमारा खत्म होता है सेल थ्योरी। और सबसे ठीक है, यहाँ पे सेल थ्योरी खत्म हो गया। यहाँ पे एक टॉपिक खत्म हुआ, दूसरे टॉपिक क्या और हम लोग चलते हैं। दूसरा टॉपिक टॉपिक ये कहता है कि कुछ जो क्रिएचर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो होते हैं एक सेल के बने हुए, जैसे अमीबा। अमीबा के बारे में सबको पता होगा, अमीबा एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, जो कि बिल्कुल सारा एक्टिविटीज उसमें अकेले होते हैं, अकेले बेचारा वो सब संभाल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, सब कुछ वो खुद अकेले कर रहा है। और दूसरे अमीबा को देख लो, दूसरे हम लोग ह्यूमंस आ गए। हमारे पास जो है, हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास हर सेल है। हमारे पास काम करने के लिए, खाना खाने के लिए जीआईटी है, एक्सक्रिएशन के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, सब चीज़ रिस्पिरेशन के लिए हमारा लंग्स है, सारी चीज़ के अलग अलग ऑर्गन है। तो सारे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। बेसिस है यहाँ पे सेलुलैरिटी, क्या है तो एक सेल का बना हुआ यूनिसेलुलर, या तो बहुत सारे सेल का बना हुआ मल्टी सेलुलर। तो हम लोग की डिफरेंस पढ़ेंगे, कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाँ राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, कोई बेस्ट कलर चलो ग्रीन लिखते हैं। यू कलर यूनी, यहाँ पे चलेगा यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, अच्छा तो दोनों चीज़ें डिस्क्राइब कर दी, अपने जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम बहुत वर्ड्स में लिख रहे हैं, लेकिन हाँ ये सब अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको एलाबोरेट करना होगा ये चीज़ों को। ठीक है, यूनिसेलुलर में बात करेंगे तो सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल तो पता चल गया, यूनी मतलब होता ही है, यूनी मतलब होता है वन, एंड सिंगल सेल होता है। मल्टी सेलुलर कॉम्प्रोमाइजर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, दूसरे में आएंगे हम। अ, जैसे अमीबा एग्जाम्पल है, सारे एक्टिविटीज, एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सारे वो सेल कर रहा है। तो ऑल एक्टिविटीज बाय दैट सिंगल सेल, दैट सिंगल सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा सेल है। ठीक है, तो हमारा जो, फॉर एग्जांपल, हाँ एग्जांपल हम ह्यूमंस को ले रहे हैं, ये इजी होता है समझने में। तो डाइजेशन के लिए हमारे पास जीआईटी है, पूरा उसका अपना सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन उसका बना हुआ है। हाथ मूव कर रहे हैं हम लोग, तो हाथ में वो अलग चीज़ें हैं, हाथ में का अलग सेल है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑल एक्टिविटीज बाय सिंगल सेल एंड ऑल एक्टिविटीज बाय मल्टीपल सेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नो डिवीजन ऑफ लेबर। ये बहुत बेस्ट पॉइंट है लिखने के लिए, नो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इसका मतलब क्या है, हम लोग घर में काम करवा रहे हैं, एक मजदूर रखे, बेचारा वो ढो रहा है, ढो रहा है, ढो रहा है, ढो रहा है, थक गया ये। और कहीं और बिल्डिंग बनाना पे बहुत से 10 लेबर रखे, वहाँ पे काम जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा।
तो वही मल्टी सेलुलर है हम लोग पे। बहुत सारे लेवल लगे, डिवीजन ऑफ बहुत सारा लेवल लगे, इसको कहेंगे ये काम कर दो, उसको कहेंगे वो काम कर दो, जीआईटी वाले को कहेंगे कि डाइजेशन में हेल्प कर दो, एक्सक्रीशन को बोलेंगे तुम ब्लड को प्योरीफाई कर दो। ऐसे करते करते डिवीजन ऑफ लेवल होगा और बहुत कॉम्प्लेक्स ह्यूमन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्म बनेगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा, और ये जो है मल्टी सेलुलर फीचर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। अब एक ही सेल है तो रिप्रोड्यूस कैसे करें, एक सेल डिवाइड करेगा तो उसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, डिवीजन से। और इसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जर्म सेल। अब जर्म सेल क्या होता है, जर्म सेल क्या होता है, जर्म सेल क्या होता है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल में टेस्टिस है, फीमेल में है ओवरी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, जैसे कि स्पर्म हो गया टेस्टिस में, ओवरी में ओवा हो गया। तो ये सारे जहाँ से बनते हैं उनको कहा था जर्म सेल। जर्म ऐसा सुन के लगता है कि अरे ये तो कुछ इम्प्योरिटी टाइप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें वैसे एकदम याद रखना है कि हाँ, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, भाई मल्टीसेलुलर में जर्म सेल से होता है। जर्म सेल ठीक है, जर्म डिटॉल मारा 99% जर्म सेल, जर्म्स वो वाला जर्म नहीं है, ये है कि वो रिप्रोडक्शन वाला जर्म सेल है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है, और उससे ओवा बनेगा फीमेल में, और वहाँ से स्पर्म बनेगा मेल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम लोग, लाइफ स्पैन। यूनिसेलुलर है, जल्दी जल्दी सब कुछ करेगा। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो छोटा सा है, जल्दी से डिवाइड कर ले रहा है, हम लोग ह्यूमन से टाइम लेते हैं रिप्रोडक्शन में। तो जैसे एग्जाम्पल अमीबा का, उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, लाइफ स्पैन शॉर्ट, इसका लाइफ स्पैन लॉन्ग। एग्जाम्पल की बात करेंगे, पहला इतना अमीबा, इतना बड़ा अमीबा बोले, अमीबा तो कोई भूल नहीं सकता, अमीबा, पारामीशियम, पारामीशियम, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है, बैक्टीरिया को हमेशा ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ये भी कभी नहीं भूलना, बैक्टीरिया बहुत रिपीट होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एग्जांपल की बात करें तो ठीक है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। ठीक है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक और टॉपिक है छोटा सा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा जो है आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये एक्चुअली में बस ये इंटरेस्ट शो करने के लिए टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ के लिए, लेकिन हाँ बता दे रहे हैं क्योंकि एक दिमाग में भी होगा। कभी कभी होता है यार, माइक्रोस्कोप लाइफ में पहली बार देख रहे हैं, ये सब नाइन्थ में ही देखने को मिलता है बेसिकली, 8 9 10 में, ये स्कूल के टाइम में तो मज़ा आता है। तो कम से कम पता चले कि माइक्रोस्कोप देख रहे हैं तो एक्चुअली वो है क्या। तो माइक्रोस्कोप का एक बहुत सारा हुआ डेफिनेशन याद करते हैं, जो कि काम नहीं आने वाला है, लेकिन डेफिनेशन बता के समझाने का अलग मजा है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। कला 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 कला, ब्लू, ब्लू बहुत हो गया, जो भी कलर है सी ग्रीन बहुत अच्छा। हाई रिसोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल्स ऑफ माइन्यूट ऑब्जेक्ट। हाँ, राइटिंग तो थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन हाँ यही डेफिनेशन है। डेफिनेशन है डिफ़िकल्ट है, लेकिन समझना बहुत ईजी है। पहली बात कि इतना तो सबको पता होगा माइक्रोस्कोप यूज़ क्यों करो। माइक्रोस्कोप लोग देख रहे हैं कि छोटे से पार्टिकल को बड़ा करके देखना है कि हाँ एक्चुअली उसमें है क्या, दिख क्या रहा है। ठीक है, और हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, हाई रिजोल्यूशन मतलब क्या है, रिजोल्यूशन मतलब क्या है, रिसोल्यूशन मतलब जो होता है वो होता है चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स बड़ा कर देना।
रिजोल्यूशन मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस दिखना, मतलब डिस्टेंस दिखना कि हाँ दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको हम लोग रिजोल्यूट कर पा रहे हैं, अलग अलग पता कर पा रहे हैं कि दोनों अलग अलग है। तो माइक्रोस्कोप का क्या काम है कि छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके देखना, इतना बड़ा करके देखना कि हम लोगों को दिखे कि हाँ डिफरेंस कर सके एक्चुअली में ये है क्या। सेल है, दिख तो कुछ नहीं रहा है, माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे तो मस्त बाउंड्री दिखेगा, उसका न्यूक्लियस दिखेगा, प्रोटोप्लाज्म तो दिखता नहीं है क्योंकि वो फ्लूइड है, तो कैसे दिखेगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप देख लिए। अब जो है माइक्रोस्कोप जो होता है वो दो टाइप का होता है, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये दोनों का सेम नाम है, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप को ही हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम लोग जो स्कूल में देखेंगे, कॉलेज में देखेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वर्ड वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखता यही दिखेगा कॉलेज में। तो ये देखते हैं ये कैसा दिखता है, ये दिखता है ऐसा। ये है हमारा लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम लोग जहाँ पे आँख लगाएंगे ना, एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। जहाँ पे हम लोग आँख लगाएंगे, जहाँ पे हम लोग आँख लगाएंगे, आई पीस है, आई पीस है, सॉरी, आई पीस है तो यहाँ आई लगा देंगे, ठीक है। आई पीस हो गया, डॉट ट्यूब मतलब उसका वो स्पेस जो हुआ उसका, उसको कहेंगे कोर्स एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट। जैसे हम लोग कोई स्लाइड लगाएंगे ना, स्लाइड लगाने के बाद उसको थो 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 करके घुमाएंगे, कुछ दिखता नहीं है, कुछ जैसा पता नहीं होता किस डायरेक्शन में घुमाते, बस थो 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 करके घुमाते हैं। तो जो मैक्सिमम मतलब जो घुमा रहे हैं उसको कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। जैसे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है उसको फाइन एडजस्ट करते हैं और उसको फिर देखते हैं, फिर क्लियरली दिखने लगता है। तो इन दोनों का ये काम होता है, कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट। ये आर्म है, आर्म मतलब तो बस इसका ये जो डिस्टेंस बना हुआ है, क्लिप। हम लोग जो स्टेज पे आएंगे, स्टेज पे, स्टेज है हमारा, स्टेज पे हम लोग स्लाइड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ क्लिप है क्योंकि स्लाइड मूव ना करे इसलिए क्लिप लगा देते हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव पीस है, जैसे ये आई पीस है, यहाँ ऑब्जेक्टिव पीस है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। इसमें 3 टाइप का लेंस यहाँ पे नीचे अलग अलग रिजोल्यूशन पावर का होता है। ये बॉडी ट्यूब हो गया, ठीक है ना, ये मतलब जो ट्यूब है हो गया, सो बॉडी ट्यूब कहेंगे। और नीचे की बात करेंगे, फुट है, उसके बाद ये पिलर बोलेंगे, ये बेस बोलेंगे, मतलब बस ये बेस है, पिलर है खड़ा है, तो फुट है मतलब पैर बना दिए इसका। ये तो बिल्कुल बहुत बेसिक चीज़ है, तो वो कोई बता देगा। तो यहाँ पे बात करें रिफ्लेक्टर, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप, इसका नाम लाइट क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग लाइट के हेल्प से उसको देख रहे हैं। यहाँ ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, हम लोग ये भी लैब में कभी कभी ये रहेगा, जैसे हम लोग लाइट आएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और कोई कोई मशीन में ना अपना लाइट यहाँ से डायरेक्टली आता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, ऐसे कुछ नहीं है। ये रिफ्लेक्टर है जो लाइट आएगा और इसको रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट आने पे ही दिखेगा। डायफ्राम है ये, और कंडेंसर, कंडेंसर से क्या होता है, यहाँ से लाइट आएगा तो कंडेंसर से हम लोग ना लाइट को ये कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, इसे कंडेंसर से करेंगे। और डायफ्राम से क्या करेंगे ना, डायफ्राम से मूव करता है इधर उधर, ऐसे ऐसे मूव करता है। डायफ्राम की हेल्प से ना हम लोग कितना लाइट आएगा कितना जाएगा उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर देंगे, ये ज़्यादा है ये कम है, ये ज़्यादा है ये कम है। ये हो गया माइक्रोस्कोप जो लाइट और कंपाउंड, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, हम बस बता दिए एज ए इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ताकि अगर कभी दिखे हाँ कि चलो स्कूल में दिख गया माइक्रोस्कोप, तो कम से कम हम लोग तो चिल मारने के लिए कह देंगे अरे ये होता है, ये तो पढ़ा हुआ है मेरा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जिसका यूज़ हम लोग स्कूल कॉलेज में बिल्कुल नहीं करते हैं, कि हमारे जो है इसमें यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और एक्टिव इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया जाता है, जो कि कॉलेज और स्कूल टाइम में ये सब करना पॉसिबल नहीं, तो तब हमारे साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, रिसर्च टाइम पे यूज़ होता है ये सब। तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पहले हम ये माइक्रोस्कोप से ही स्टार्ट करते हैं। आईपीस हो गया, कलर कोई मस्त अट्रैक्टिव सा कलर है, नहीं रेड में, ग्रीन सा हाइलाइटर वाला कलर लेते हैं। आई पीस हो गया कहाँ, जब हम आई रखेंगे। उसका कोर्स एडजस्टमेंट क्या होगा, कोर्स मतलब पहले मूव करेंगे जहाँ दिखना शुरू होगा वहाँ से फाइन एडजस्टमेंट्स करेंगे, फाइन एडजस्टमेंट। आर्म बाइक कनेक्ट करें, क्लिप लगाएंगे ताकि मूव ना करे, स्टेज पे रखेंगे, स्टेज पे रखेंगे, स्लाइड को रखेंगे। ऑब्जेक्टिव पीस यहाँ हो गया, पिलर हो गया, बेस पिलर फुट, ये तो लिख देंगे आराम से, कुछ होता नहीं है। फिर रिफ्लेक्टर जहाँ से लाइट आ रहा है, डायफ्राम जिससे हम लोग उसको मूव करके लेफ्ट राइट मूव करके एडजस्ट कर रहे हैं, कंडेंसर जिससे कितना लाइट जा रहा है, बस इतना ही है। लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया।
एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट है। हाइलाइटर वाला कलर यूज करते हैं पहले। हम्म, तो सेल हम लोग स्टार्ट किए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो टॉपिक है हमारा। फिर पहले साइंटिस्ट है हमारे रॉबर्ट हुक, जो कि सेल को पहली बार देखे 1665 में, 1665 में, वो भी कहाँ से, कॉर्क में। कॉर्क में उसका क्या बता, सेलुलर वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, क्योंकि लैटिन के साइंटिस्ट सेलुलर वर्ड यूज़ किया, इसका नाम था लिटिलम, ठीक है। जब ये हम लोग माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा तो वहाँ पे न्यूक्लियस क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो नॉन लिविंग था। उन्होंने अपने सारी चीज़ को पब्लिश कहा किया, माइक्रोग्राफिया बुक में, ठीक है, ये बुक है, मैगजीन नहीं है, बुक, ठीक है। फिर सेल का डेफिनेशन क्या होता है, हमेशा रिपीट करिए, 2-3 बार रिपीट करने में एकदम याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलना है सेल का डेफिनेशन। सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमेशा सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। 2-3 बार रिवाइज करने के बाद याद हो जाएगा। फिर 4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़े, एक साइंटिस्ट पढ़ लिया। दूसरा साइंटिस्ट है एंटोन वॉन लिवेनहुक, जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था, उसमें न्यूक्लियस था तो पता चल गया लिविंग सेल में है, ये स्पर्म में देखे थे। दूसरे साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन है तो ब्राउन ब्राउन क्या देखेगा माइक्रोस्कोप में, न्यूक्लियस, तो उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर पुरकिंजी जी हैं, J.E. पुरकिंजी, पी फॉर पुरकिंजी, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, यहाँ हो गया। फिर सेल थ्योरी की बात करें, इसमें 3 साइंटिस्ट है। 1838 में हमारे साइंटिस्ट है माल्थियस क्लिडन, ये थे हमारे जर्मन के बॉटनिस्ट। उन्होंने क्या बोला, ऑल प्लांट कंप्रोमाइजेज ऑफ सेल, बॉटनिस्ट है तो उन्होंने प्लांट को बोल के चले गए। फिर 1838 में आए थियोडोर श्वान, श्वान जी आए, श्वान, श्वान, श्वान SWAN, श्वान जो होता है वो बर्ड है, ऐसे याद करते, श्वान है जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट है, श्वान बर्ड है, जूलॉजिस्ट है। ये बेचारे डिफ्रेंशिएट नहीं किया और बोले ऑल एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप फ्रॉम सेल्स, ठीक है। आर वर्चू आए, आर वर्चू साइंटिस्ट है, जिन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और इसको क्या, ओमिनीज सेलुलाइज सेलुली, ठीक है। पॉस्टुलेट क्या था, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल इन प्रोडक्ट, all metabolic reaction take place in within a cell, catabolic anabolic एग्जांपल लिए थे। all cell arise from pre-existing cell, all organism starts its life from a single cell, that is zygote, पता है। अब हम लोग मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बारे में पढ़े। यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब वन, वन मतलब सिंगल सेल, मल्टी मतलब बहुत सारा, मल्टी सेलुलर। पहला लाइन पढ़े थे हम लोग, सिंगल सेल, मल्टी सेल। यूनिसेलुलर एक ही सेल काम कैसे करेगा, सारा काम वही करेगा, ऑल एक्टिविटीज आर डन बाय सिंगल सेल, ऑल एक्टिविटीज आर डन बाय मल्टीपल सेल। इसमें क्या है, 2 डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि एक ही सेल है बेचारा, सारा काम वो कर रहा है। मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन डिवीजन से हो रहा है, इसमें रिप्रोडक्शन जर्म सेल हो रहा है। बिल्कुल हम डिटॉल का ऐड याद रखेंगे, मल्टी सेलुलर डिटॉल हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या रिप्रोडक्शन होगा, जर्म सेल से, ये बात कभी नहीं भूलना। लाइफ स्पैन अमीबा है, छोटा सा होगा, लॉन्ग हमारा है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल, एग्जाम्पल हो गया। माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन की माइक करें, हाई रिजोल्यूशन पावर, हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाई एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही लिखे, हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल्स ऑफ माइन्यूट ऑप्टिकल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और जो प्रॉब्लम होगी, जो भी चीज़ ना समझ में आए, चीज़ों को लगे कि अरे यार ज़्यादा पढ़ा दिए, या फिर डेफिनेशन समझ में नहीं आए, तो यू मे आस्क अस। That's it. We are ending our lecture. Thank you.